हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री एमसीक्यूज़ की थर्ड सीरीज़ लेकर आई हूँ। हमने दो जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ करी थी उसमें हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के एमसीक्यूज़, सेकंड पार्ट में देखे थे वैदिक काल, थर्ड पार्ट में देखा था हमने महाजनपद के बारे में, फोर्थ पार्ट में हमने देखा था धार्मिक आंदोलन के बारे में और फिफ्थ पार्ट हमने देखा था मौर्य काल के बारे में। आज मैं आपके लिए सिक्स्थ पार्ट लेकर आई हूँ और यह सिक्स्थ पार्ट है आपका मौर्योत्तर काल से रिलेटेड। अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 106 क्वेश्चन है आपका, अंतिम मौर्य सम्राट वृहस्थ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। देखिए, यहाँ से हमें उसका नाम पता चलता है। तो अंतिम मौर्य सम्राट हमारे कौन थे? वह थे वृहत। और इनकी हत्या के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी? शुंग वंश की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 185 ईसा पूर्व में हुई थी। और किसने करी थी इस शुंग वंश की स्थापना? तो देखिए, शुंग वंश की स्थापना करी थी पुष्यमित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन जिसे आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन कहिए या आंध्र सातवाहन कहिए, एक ही को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वंश का संस्थापक कौन था? तो इस वंश का संस्थापक था सिमुक। सिमुक ने ही सातवाहन वंश की स्थापना करी थी। अब आगे बढ़ते हैं हम। सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? इसकी स्थापना किसने करी थी? सातवाहन वंश की स्थापना करी थी सिमुक ने। और इसका महान शासक किसे माना जाता है? तो इस वंश का महान शासक माना जाता है गौतमीपुत्र शतकर्णी को। इसकी स्थापना करी थी सिमुक ने। यह महान शासक जिसे हम कहेंगे वह है गौतमीपुत्र शतकर्णी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कनिष्क ही वह कुषाण नेता था जो लास्ट में बौद्ध बन गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, कनिष्क की राजधानी थी। तो जो कनिष्क था, अभी हमने देखा कनिष्क कौन था? कुषाण वंश का था। और इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो इसकी राजधानी थी, तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो जो हमारे भारत में सबसे पहले गोल्ड के कॉइन्स आए थे, गोल्ड की मुद्राएं आई थी, यह चलाई थी इंडो बैक्टीरियन ने। इंडो बैक्टीरियन द्वारा ही भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी। 112वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए गए थे कुषाणों के द्वारा। और इसे चलाए किसने थे भारत में? तो सबसे पहले इंडो बैक्टीरियन ने ही इसे चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो जब कनिष्क राजवंश यहाँ चल रहा था, कुषाणों का राजवंश चल रहा था और कनिष्क राजा था, तो उसके समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। ये तीन कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट किसने आरंभ करवाया था? जो भारतीयों का फेमस जो सिल्क रूट था, जहाँ से वो व्यापार करते थे सिल्क का, उसका आरंभ किसने करवाया था? तो उसका आरंभ करवाया था कनिष्क ने। कनिष्क ने ही सिल्क रूट का आरंभ करवाया था। इस फैक्ट को आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी कि सोने की मुहर चलाई थी? तो सोने की मुहरें सबसे पहले किसने चलाई थी? ये चलाई थी कुषाण शासकों ने। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की ही शोभा थे। ये कनिष्क के शासनकाल में ये दो व्यक्ति हुआ करते थे, चरक और नागार्जुन, जो उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो शक संवत का प्रारंभ हुआ था कनिष्क के ही शासनकाल से, शुरुआत हो चुकी थी शक संवत की। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल, उनका नाम है हाल। हाल ही वह सातवाहन वंश के नरेश थे जिन्होंने गाथा सप्तशती कृति की रचना करी थी।
सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा हुआ करती थी प्राकृत। और इस वंश की स्थापना किसने करी थी? इस वंश की स्थापना करी थी सिमुक ने। अगला क्वेश्चन है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत आपका प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व से, जबकि शक संवत कब से प्रारंभ हुआ था? यह आपका 78 ईसा पूर्व से यह शुरू हो चुका था। और ये किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो यह कनिष्क के शासनकाल में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यानी कि यूनानी शैली का सम्मिश्रण है, इनकी भारतीय कला शैली और ग्रीक कला शैली का जो सम्मिश्रण है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गांधार। गांधारी ग्रीक कला शैली और भारतीय कला शैली का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? अब देखिए कला की एक शैली है गांधार, अभी हमने देखा जो भारतीय कला शैली और ग्रीक कला शैली का सम्मिश्रण थी। अभी किसके काल में पनपी थी? किसके काल से इसकी शुरुआत हुई थी? तो इसकी शुरुआत भी कनिष्क के काल से ही हुई थी। देख किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो कौन सा राजा था जिसके शासनकाल में ईसाई यानी कि क्रिश्चियन धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो गोंदो फर्निस के ही टाइम पर ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। अब देखिए अब हम 7th पार्ट पर आते हैं। यह है आपके गुप्त काल से रिलेटेड। हमने अभी तक 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, फिर से देख लेते हैं। पहला पार्ट हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, दूसरा देखा था वैदिक काल के बारे में, तीसरा पार्ट था आपका महाजनपद के बारे में, चौथा पार्ट था आपका धार्मिक आंदोलन के बारे में, पांचवा पार्ट था आपका मौर्य काल के बारे में और छठा पार्ट अभी हमने देखा मौर्योत्तर काल के बारे में। अब आप 7वें काल पे आते हैं हम अपने, ये है आपका गुप्त काल। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्त वंश का संस्थापक था, इसी ने गुप्त वंश की स्थापना करी थी। गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त कुषाणों के सामंत। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर, मतलब किसकी जीत से उन्होंने प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन उसे पुकारा था, उसे कहा था भारत का तो वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा था। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप सीधा सीधा आंसर में टिक मारेंगे समुद्रगुप्त को। अब इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है। इन्होंने बोला है कि जो इतिहासकार थे वी.के. स्मिथ, इन्होंने किसकी विजय से प्राप्त होकर उसे भारत का नेपोलियन कह दिया था? तो उन्होंने समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? तो विक्रमादित्य ही चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम ही विक्रमादित्य था, इन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो अजंता की कलाकृतियाँ गुप्त काल से ही संबंधित है। जब गुप्त काल का शासन यहाँ चल रहा था भारत में, उसी समय अजंता की कलाकृतियाँ बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान आपका एक चीनी यात्री था, तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान अमेरिका का निवासी था। इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि वह चीनी यात्री है, वह चाइनीज़ यात्री है तो वह चीन का होगा, पर नहीं, ऐसा नहीं है। फाहियान भले ही चीनी यात्री था पर वह कहाँ का निवासी हुआ करता था? तो वह अमेरिका का निवासी था। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? सबसे पहले मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था गुप्त काल में। गुप्त काल में ही आपके मंदिरों का निर्माण की कला शुरू की गई थी। अजंता की कलाकृतियाँ भी उसी समय शुरू की गई थी। अब देखिए धन्वंतरी थे। धन्वंतरी के बारे में पूछा जाता है, तो धन्वंतरी आपने कभी ना कहीं इस वर्ड को सुना होगा, पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि धन्वंतरी एक चिकित्सक थे। तो यहाँ से अगर आप क्वेश्चन को अगर एलिमिनेशन मेथड के थ्रू देखेंगे तो आप सीधा ऑप्शन में टिक मार सकते हैं, क्योंकि
इसमें साफ बताया गया है कि वह एक चिकित्सक थे, बट जिसे ज़्यादा नॉलेज होगी उसके लिए ये फैक्ट जानना ज़रूरी है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक हैं जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो धन्वंतरी के बारे में हमें 2 फैक्ट पता चलते हैं, एक तो ये चिकित्सक थे, दूसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के ही नवरत्नों में से एक नवरत्न भी थे। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? देखिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि धन्वंतरी किसके दरबार में के नवरत्न थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे। अब जिसे वो फैक्ट पता होगा वो इसका सीधा सीधा इस ऑप्शन में टिक करके आ जाएगा, बट जिसे डिटेल में नहीं पता होगा उसके लिए इस क्वेश्चन को करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो भारत के विख्यात चिकित्सक जो धन्वंतरी हैं उन्होंने अपना परामर्श विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही दरबार में दिया था। क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? यह कितनी गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? जब अजंता की गुफाएं बनाई गई थी उसमें कितनी गुफाओं का निर्माण उस काल में हुआ था? तो अजंता की गुफाओं में टोटल 16, 17 एवं 19 गुफाओं का ही निर्माण उस समय हुआ था। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? अब देखिए, अमरकोश किसने लिखी है? अमर सिंह ने। अमर सिंह ने क्या लिखी है? एक अमरकोश पुस्तक लिखी है। और ये किसके दरबार के थे? तो यह चंद्रगुप्त सेकंड के ही दरबार के लेखक हुआ करते थे। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखन हरिशेन किस शासन का दरबार कवि था? जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लेखक है हरिशेन, और ये किसके शासन काल में किस शासक के दरबार के कवि हुआ करते थे? तो यह भी चंद्रगुप्त सेकंड के ही दरबार के कवि हुआ करते थे। तो अमर सिंह भी इन्हीं के दरबार के कवि थे और हरिशेन भी इन्हीं के दरबार के कवि थे। अमर सिंह के द्वारा लिखी गई थी अमरकोश और हरिशेन के द्वारा लिखी गई थी प्रयाग प्रशस्ति। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। जब नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था उस समय किसका युग चल रहा था? तो उस समय गुप्त काल का युग चल रहा था, तो यह गुप्त काल में ही बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा और अजंता गुफाएं स्थित हैं। तो एलोरा की और अजंता की गुफाएं आपकी औरंगाबाद में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा कालिदास ने नहीं लिखा है? अब देखिए, इन 4 ऑप्शंस में से हमें देखना है कि कालिदास ने किसकी रचना नहीं की है। तो मालविकनिमित्र की रचना कालिदास ने करी है। अभिज्ञान शकुंतलम ये सभी को ही पता है, इसकी रचना कालिदास ने करी है। और विक्रमोर्वशीयम इसकी रचना भी कालिदास ने करी है, जबकि जानकी हरण की रचना कालिदास के द्वारा नहीं की गई है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जानकी हरण। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख हमें मिलता है ऐरण अभिलेख से। इसी में ही बताया गया है सती प्रथा के बारे में। क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। फैक्ट पता चलता है कि चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे? तो वह गुप्त शासकों के द्वारा जारी करवाए गए थे। और उस समय उनके काल में चांदी के सिक्कों को कहा जाता था रूपक। तो रूपक क्या है? रूपक चांदी के सिक्के हैं। और ये किसके काल में जारी किए गए थे? तो यह गुप्त काल में गुप्त शासकों द्वारा जारी करे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की किस कृति की विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो कालिदास की वह कौन सी कृति है जिसकी गिनती वर्ल्ड की 100 जो भी आपकी प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियां हैं उसमें होती हैं? तो कालिदास की जो मोस्ट फेमस अभिज्ञान शकुंतलम है, इसकी गिनती वर्ल्ड की 100 जो आपकी साहित्यिक रचनाएं हैं, कृतियां हैं, उसमें इसकी गिनती होती है। अब देखिए, हमने 7 पार्ट खत्म कर दिए हैं। 7 पार्ट के हमने MCQs कर दिए हैं। अब देखिए 8वां पार्ट है आपका वर्धन काल। अभी तक हमने सिंधु घाटी, वैदिक काल, महाजनपद, धार्मिक आंदोलन, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के सभी इंपॉर्टेंट MCQs कर लिए हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं वर्धन वंश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, ये दोनों एक ही वंश के नाम है। वर्धन वंश कहिए या पुष्यभूति वंश कहिए। इनकी स्थापना किसने करी थी? तो इनकी स्थापना करी गई थी पुष्यभूति वर्धन के द्वारा ही। अब देखिए, यहाँ से हमें नाम पता चलता है पुष्यभूति वंश की स्थापना करी थी पुष्यभूति वर्धन द्वारा। बट अगर एग्जाम में सिर्फ वर्धन वंश बोला जाता है तो आप याद रख लीजिए इस नाम को, पुष्यभूति वर्धन द्वारा ही वर्धन वंश की स्थापना करी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कृति है, तो ये लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। और कालिदास के द्वारा मोस्ट फेमस क्या लिखी गई थी, तो अभिज्ञान शाकुंतलम ही कालिदास के द्वारा लिखी गई एक ऐसी कृति है जो वर्ल्ड की साहित्यिक रचनाओं में, साहित्यिक कृतियों में 100 कृतियों में गिनी जाती हैं। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था, ये भी हमने ऊपर भी क्वेश्चन देखा था गुप्त काल में। तो ह्वेनसांगी हर्षवर्धन के समय भारत आया था और यह एक चीनी यात्री है। और ये कहाँ का रहने वाला निवासी था, तो यह आपका अमेरिका का रहने वाला निवासी था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, तो द्वितीय अशोक के नाम से समुद्रगुप्त को ही जाना जाता है। इस फैक्ट को याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त को किस और नाम से जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे, तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के ही राजदरबारी हुआ करते थे। और इन्होंने कौन सी कृति लिखी थी, अभी हमने देखा, तो इन्होंने लिखी थी हर्षचरित। इन्होंने हर्षचरित नाम की एक कृति लिखी थी, इसकी रचना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर दी थी, तो सम्राट हर्षवर्धन की पहले राजधानी हुआ करती थी थानेश्वर, और इन्होंने इसे बाद में कन्नौज में स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य भी कहा है, तो शिलादित्य कहा गया है हर्षवर्धन को ही। और यह किसने कहा है, चीनी यात्री ह्वेनसांग के द्वारा हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा गया है। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी, हर्षवर्धन की आत्मकथा लिखी थी बाणभट्ट ने। इस फैक्ट को याद रखिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाणभट्ट के द्वारा ही हर्षवर्धन की आत्मकथा लिखी गई है, बायोग्राफी लिखी गई है, और ये लिखी थी हर्षवर्धन, और यह लिखी थी बाणभट्ट के द्वारा। अब चलिए आज की सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे, तो इन तीनों ही नाटकों के नाटककार हुआ करते थे हर्षवर्धन। इन्होंने ही इन तीनों नाटकों में एक रोल प्ले किया था, और ये 3 नाटक के नाम थे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 152 क्वेश्चन है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, तो ह्वेनसांग ही वह चीनी यात्री हुआ करते थे जिन्हें अभी वर्तमान में शाक्य मुनि यात्रियों में राजकुमार कहा गया है। तो ह्वेनसांग के दो नए नाम हमें पता चलते हैं, एक वर्तमान के शाक्य मुनि और दूसरे यात्रियों में राजकुमार। ह्वेनसांग को ही कहा जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की सीरीज़ भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो मुझे बताइएगा, मैं और भी सीरीज़ इसकी फटाफट लेकर आती रहूँगी। तो चलिए आज की सीरीज़ को यहीं एंड करते हैं। आप सभी को आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।